नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी की इस क्लास। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के पैटर्न के बारे में। अधिकतर स्टूडेंट्स को देखा है मैंने, और कई ऐसे युवा हैं जो यूपीएससी में, उनको अभी तक डायरेक्ट स्टूडेंट सिलेबस पे अटैक करते हैं, जो कि सिलेबस यूपीएससी का पढ़ने में और देखने में इतना बड़ा है जिसका कोई एंड नहीं है। वो बिल्कुल आगे जाता है, जितना आप पढ़ते जाओगे यूपीएससी के सिलेबस उतना आगे बढ़ता जाएगा। आपको यूपीएससी के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले आपको उसके पैटर्न के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? पैटर्न आपको सबसे पहले समझना होगा। यूपीएससी एक सिर्फ एग्ज़ाम नहीं पहला, क्योंकि इसमें तकरीबन साल भर में एक बार वैकेंसी आती है। पूरी मतलब आती रेगुलर है, बट आती सिर्फ इतनी है कि लोगों के लिए कम पड़ जाती है। आप 800 से 1000 वैकेंसी जाएगी, 800 से 1000 वैकेंसी जाएगी। बट इसके लिए जो फॉर्म आते हैं वो आते हैं तकरीबन 12 लाख, 13 लाख, 10 लाख, कितने भी आते हैं। तकरीबन इतने सारे फॉर्म्स में से सेलेक्ट होना सिर्फ कितनों को है? 800 से 1000 जिनको बनना है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस। बाकी भी तकरीबन इसमें कितने पद होते हैं? तकरीबन 24 से ज़्यादा, 24 से ज़्यादा इसमें आपको जॉब्स इसमें देखने के लिए मिलेंगी। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको इस सिलेबस के बारे में जानना है। आज हम सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे, पहले जानेंगे किसके बारे में? पैटर्न के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? पैटर्न के बारे में। भैया एग्जाम पैटर्न है क्या? क्योंकि डायरेक्ट सिलेबस पर अटॉक करोगे, पहले वही आप पढ़ लोगे, हिस्ट्री पढ़ लो, फिर पॉलिटी पढ़ लो, जियोग्राफी पढ़ लो, उसके बाद में इकोनॉमिक्स पढ़ लो। ऐसे ऐसे करते करते आपको कई सारी सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते आप हो जाओगे बोर। याद इतनी आप सबसे पहले सिलेबस को देख ले, तो आधे स्टूडेंट सिलेबस से ही आपके डर जाएंगे, तो आगे पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। उससे पहले आपको सिर्फ पैटर्न को समझना, ज़्यादा माइंड देने की जरूरत नहीं है। जितना लोग इसको भारी बना रहे हैं इतना भारी है नहीं है। आराम से एक स्टूडेंट के अंदर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होना अनिवार्य है। अगर आपके अंदर ये दो चीज है, लेकिन इसके अंदर आपको आपका पूरा 100% देना पड़ेगा। अब आपका 100% देने के बाद में आपको फिर एग्ज़ाम निकलना मुश्किल नहीं है। जितना आप मेहनत करोगे उसका फल। अब आते हैं, हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए हम आते हैं सीधे हमारे एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। एग्ज़ाम पैटर्न हमारा है। सबसे पहले हम जानते हैं इस वर्ड के बारे में, इस बार यूपीएससी। यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यह है यूपीएससी का फुल फॉर्म। आप ये आज मैं आपको वीडियो बता दूं, जो आपकी क्लास आ रही है ये आ रही है आपके लिए ओनली। मैं चाहता हूँ ये वीडियो हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर आपको क्लासेस, वीडियो अधिकतर किस पे ध्यान देते हैं? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो टफ पड़ता है उनको पढ़ने में, समझने में प्रॉब्लम्स आती है।
अब इसके लिए हम आज हमारा जो पहला क्लास है हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए डालना चाहते हैं। तो हमारा यूनियन संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जो आपका परीक्षा करवाता है। यूपीएससी की परीक्षा कौन करवाता है? संघ लोक सेवा आयोग। अब ये आपको भारत के उस पद पर, उन पदों पर पहुंचाने के लिए रहता है जहां पर लोगों को पहुंचने में धीरे 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 काफ़ी समय लगता है, परंतु आपके अंतर्गत कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है तो आप इस पद पर पहुंचने के लिए एक मोटिव। इसमें सबसे जो बड़े पद आते हैं वो आते हैं आईएएस और आईपीएस, आईएएस और आईपीएस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा आपको इन पदों पर पहुंचाती है जो कि एक देश में, एक जिले में सब देखा जाने वाला सबसे बड़ा पद है, जिसे बोलते हैं कई जगह डीएम साहब, कलेक्टर साहब, जिलाधिकारी, ये पद जब किसी इंसानों के कानों में पड़ते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। फिर आते हैं अपन अपने दूसरे पद पर आईपीएस। कई लोगों का सपना होता है इस पद पर पहुंचने के लिए, लोगों को कई मेहनतें लगती है, लेकिन पहुंचता कौन है? एक आईपीएस इंडियन पब्लिक पुलिस सर्विस, जिसमें पद होता है आपका एसपी। सबसे पहले एएस फिर एसपी, ऐसे कर करके आपको ये सबसे बड़ा पद होता है जिले में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ। आपको इस पद पर पहुंचाने के लिए यूपीएससी एक जरिया है। सोचिए इन वर्ड्स को जब आप तैयारियों में जुटेंगे, अपनी तैयारियां करेंगे, तो जिस दिन आपका ये परीक्षा पास होगा सबसे पहले आपके घर पर, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में सिर्फ एक ही नाम सुनाई देगा, डीएम साहब, डीएम साहब, डीएम साहब, डीएम साहब। जिस दिन आपके परिवार को ये पता चलेगा कि भाई हमारे बच्चे ने, बच्ची ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है, जो कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एग्ज़ाम यूपीएससी। ज़्यादा आगे ना बढ़ते हुए अपने अंदर एक मोटिवेशन और अच्छी सी स्फूर्ति बनाए रखने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, आगे भी हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सोचते हैं। अब आते हैं हम हमारे इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका है क्या। हमने यूपीएससी की बात कर ली, यूनियन पब्लिक सर्विस यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम आपका। अब कई स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए
27 के लिए, 28 के लिए, 29 के लिए, 30 के लिए। तो ये बच्चे अब सोचो तब अब 28, 30 के लिए, 29 के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो ये फिलहाल कौन सी क्लास में होंगे? ज़्यादा 12वीं में होंगे या कॉलेज, अपने कॉलेज टाइम में होंगे ज़्यादा स्टूडेंट। कॉलेज टाइम से ही एक सबसे बड़ा अच्छा जरिया है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप अपनी ग्रेजुएशन को तरीके से पढ़ते हुए, क्योंकि आपको वही चीज़ें तो पढ़नी है ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इत्यादि आदि आदि बहुत सी सब्जेक्ट है, आर्ट एंड कल्चर है, साइंस एंड टेक, आप कई सारी ऐसी चीज़ें पढ़ोगे। लेकिन इसके लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक चीज़ पढ़ना, NCERT, इसको पढ़ना पड़ेगा। वो भी कौन सी? 6ठी से लेकर 12वीं। तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कई बुक्स आप अगर पुरानी पढ़ो तो NCERT पुरानी पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे, अब आपके लिए लेकर आए हैं एग्जाम होगा कैसे, ये एग्जाम होगा कैसे। सबसे पहले स्टेज 1 है, आप क्या है? स्टेज 1। स्टेज 1 यानी कि आपका प्रीलिम्स। प्रीलिम्स क्या होता है? प्रीलिम्स, इसमें आपके ये एग्जाम पहले होता है प्री, उसमें आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा, जिनके आपको जवाब। ये आपका एक स्क्रीन टेस्ट करने के लिए, क्या स्क्रीन टेस्ट करने के लिए करवाया जाता है, ताकि जिससे आपका पता चल सके आपकी तैयारी किस लेवल पर है। एक तो भीड़ को छांटा जाता है इसमें सबसे पहले, क्योंकि अब मान लो 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। अब UPSC ऐसा तो है नहीं कि 12 लाखों को मेंस में बैठाएगा, भाई अपने स्टेज 2 में पहुंचा देगा, नहीं। आपको उससे पहले अपना स्टेज पहला पार करना पड़ेगा, तो इसके लिए करवाया जाता है प्री। अब प्री में ज़्यादातर मैं बता देता हूँ कितने लोग पास कर पाएंगे। 14,000, 15,000, 10,000, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, क्योंकि भीड़ हटा दी गई है। इसके लिए आपने प्री एग्ज़ाम करवाया है। इसके जो ये एग्ज़ाम है वो होता है आपका 3 घंटे का, 200 मार्क्स। कितने का? 200 मार्क्स। इसमें भी आपके प्री में भी 2 पेपर होने हैं। कितने होने? 2 पेपर। पहला आपका GS का लगेगा यानी कि जनरल स्टडीज, और दूसरा लगेगा आपका C-SET आपके जिसके अंदर आपका एक स्क्रीन टेस्ट होता है। पहले नहीं होता था, अब लेकिन C-SET कराने लग गए हैं। काफ़ी लोगों के बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए GS इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं करता जितना आपका C-SET एग्ज़ाम आपके लिए प्रॉब्लम करता है। बट आपको इससे भी नहीं डरना है, ये भी आपका ज़्यादा भारी नहीं है। आपको कोई मैथ, रीजनिंग वगैरह वो आता है, तो इसको भी ज़्यादा लोड नहीं लेना है। एक वही होता है 200 नंबर। और हाँ, इनमें एक चीज़ ध्यान रखनी आपको होती है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। तो होती है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। आपको इस नेगेटिव मार्किंग को अगर कम करना है, 100 प्रश्न पूछेगा आपसे पेपर, GS में कितने पूछेगा? 100 पेपर। अब आपको इसमें पास होने के लिए समथिंग 33% तो नंबर लाने ही पड़ेंगे अगर इसमें पास होना है। कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 33% नंबर। यानी कि आपके इस एग्ज़ाम में अगर आपको मैथ्स में बैठना है तो इसमें इतने नंबर तो आपको क्या करने पड़ेंगे? लाने पड़ेंगे। अब इसको लाने के बाद हमको करना क्या है? आपकी एरिया है, GS हो गया। अब C-SET का पेपर होता है, C-SET भी आपका इसी तरीके से, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाता है। जो होती है नेगेटिव मार्किंग बढ़ता है 2/3, इसे नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होगी। 80 प्रश्न पूछेगा, इसमें भी नंबर तो इतने ही लाने पड़ेंगे। इसलिए आप
मेहनत करो। नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी। 80 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का रहेगा, यही नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। इसके अंदर आपका प्रत्येक क्वेश्चन कितने का पड़ रहा है, 100 नंबर से आपके पढ़ रहा है भाई साहब 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन पढ़ रहा है। इसमें से आपको लाने पड़ेंगे। हाँ, इसमें होता है आपका दोनों के नंबर आपके मेंस एग्जाम में नहीं जुड़ते, ये सिर्फ एक आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए है, ताकि आप इसके लिए मेंस में बैठ सको। इसके नंबर आपके जो फाइनल लिस्ट तैयार होगी उसमें नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ आपको मेंस में बैठने के लिए कहता है कि हाँ अब आप मेंस में बैठ सकते हो। आपकी रैंकिंग बनती है, रैंक के हिसाब से आप आपके मेंस एग्जाम में बैठते हो। ये हो गया हमारा प्री का। अब इसके बाद में आते हैं हमारे मेंस स्टेज 2 पे आते हैं। कहाँ जाते हैं, स्टेज 2 यानी कि मेंस एग्जाम। क्या है, मेंस एग्जाम। अब मेंस एग्जाम में आपके मेंस एग्जाम में आपको तकरीबन आपके पेपर होने हैं जो आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा नहीं होगी। इसमें आपको आंसर्स लिखने होंगे, आंसर्स क्योंकि इनकी शब्द सीमा होती है, जो होती है शब्द सीमा होती है, या तो 250 150 इतना आपको देता है। ये आपका करवाएगा 9 पेपर होंगे। कितने होंगे, 9 पेपर होने हैं। एक पेपर आपका होगा ऐसे का, दूसरा होगा आपका जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में आपके 4 पेपर होंगे जीएस के ही, 4 पेपर होंगे जीएस के ही। प्रत्येक पेपर आपका 250 नंबर का होना है जीएस का। प्रत्येक पेपर कितने नंबर का होना है गाइस, 250 नंबर का। 4 पेपर होंगे, टोटल पड़ रहा है आपका 1000 नंबर का ये चारों पेपर होने हैं। इसके बाद में आते हैं आपका एक ऑप्शनल आपने लेना होगा आपको, इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब ऑप्शनल का आपका एक पेपर होगा, एक नहीं सॉरी 2 पेपर होंगे आपके ऑप्शनल के। कितने होंगे, 2 पेपर होंगे। 2 पेपर होने के बाद में आपका दोनों पेपर होंगे 250 नंबर, 250 नंबर के 2 पेपर होंगे। ये बन जाएगा टोटल आपका, ये आपका 500 नंबर। इसके बाद में आपको जाना होगा आपके एक, उससे पहले बता देता हूँ आपका एक 2 पेपर होने हैं जो क्वालिफाइंग पेपर रहेंगे। आपने प्री तो पास कर लिया, क्या कर लिया, प्री तो पास कर लिया, बट आपको ये क्वालिफाइंग पेपर भी पास करना होगा, वरना आपकी मेंस की कॉपी जांच नहीं होगी। क्या होगा, मेंस की कॉपी जांच नहीं होगी। ये क्वालिफाइंग आपका पेपर रहता है। एक होता है हिंदी का, एक होता है आपका इंग्लिश। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं करती, इतना भी बड़ा पेपर नहीं होता है। आपको भी इसमें भी होता वही बड़ी प्रश्नों में आपको इनमें भी वही आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, बट इनमें यह है आपको इसमें भी 33% नंबर लाने के पास। ये होते हैं आपका 300 नंबर का पेपर होता है। कितने का, 300 नंबर, जिसमें आपको 33% नंबर लाने होते हैं। अगर आप 33% ले आए तो आपकी मेंस के आगे कॉपी जांच हो जाएगी। और इतना हार्डली भी नहीं पूछता। मैं किसी दिन एक और आपके लिए नोट लेके आऊँगा, एक क्लास लेके आऊँगा, जिसमें आपको मैं बताऊँगा इन दोनों पेपर्स के बारे में ही, हम ओनली उसमें बात करेंगे। ठीक है, कभी आप पहले हम आज आपके पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद में हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बाद में कुछ सब्जेक्ट्स के सिलेबस देखेंगे, उसके बाद में किसी दिन हम CSET पर भी पर्सनली बात करेंगे, इस पर CSET पर भी पर्सनली बात करेंगे, और उसके बाद में किसी दिन हम ये हिंदी और इंग्लिश के पेपर पर भी
आ जाएंगे। ये होने के बाद हाँ एक चीज और ध्यान रखना, इसमें आपके ये जो इसका पेपर होना है क्वालिफाइंग पेपर, इसका फाइनल जो मेरिट लिस्ट आपके तैयार होगी रिजल्ट आने के बाद उसमें इसका नंबर आपका नहीं जुड़ेगा। क्या होगा? इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। ये आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जुड़ेगा। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ताकि भाई अगर आपने ये क्वालिफाइंग पेपर पास कर लिए तो आपका दोनों आगे के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके आपके पेपर पास होंगे। हाँ ये हुआ आपका 250 इधर, ये हो गया आपका। ऐसे आपका कितने का होगा? ऐसे भी आपका एक पेपर होगा, कितने नंबर का होगा? 250 नंबर। ठीक है, इसको इधर काउंट कर लेते हैं। आपके 250 प्लस 1000 प्लस आपको ये हो गए 1750। अब आप जो गए स्टूडेंट्स, जो आपकी अब तैयार होनी है फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होनी है वो आपकी तैयार होगी इस बेस पर, इस नंबर में। इस नंबर में आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार होनी है। तो आपको इतने में से नंबर लाना है, इतने आएंगे। जब आपकी फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें पता चलेगा भाई आपके कितने नंबर आए रिजल्ट आने पे। हाँ अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, यानी वो 800 से 1000 के बीच में जो वैकेंसीज आएगी उसमें आप आ जाओगे, नहीं तो नहीं आ पाओगे। ठीक है, ये होता है हमारा मेंस का पेपर। इस पर थोड़ी और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जीएस पर बात कर लेते हैं। ये 1000 का जो सिस्टम है 4 पेपर वो क्या है? ठीक है, अब थोड़ा मेंस पे एक बात करते हैं। अपने जीएस पेपर का थोड़ा आपका कंफ्यूजन होगा तो मैं उसको दूर कर देता हूँ। उसमें आपका जीएस पेपर 1000 नंबर का होना है, तो इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। उसके बाद में किसी दिन जीएस पर भी खुलकर जिसमें अपन सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। जीएस का पहला पेपर होना है। पहले पेपर में आपसे क्या होगा? पहले पेपर आपका 20 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। पहले पेपर 20 क्वेश्चन आने के बाद कितने नंबर के हैं? 250 नंबर का आपका पेपर। कितने नंबर का है? 250 मार्क्स का आपका पेपर है। और कितने घंटे का एग्जाम है? 3 आवर। तो हम बात कर रहे थे 3 आवर्स का जो आपका पेपर होना, 3 आवर्स का आपका पेपर होना। दूसरा आपका जो पेपर स्टार्ट होगा जीएस होगा, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन पूछेगा। कितने क्वेश्चन पूछेगा? 20 क्वेश्चन पूछेगा। वही 250 मार्क्स का होगा और वही 3 घंटे का। कितने का? 3 घंटे का। आपका जीएस 3 वही 20 क्वेश्चन, वही 250 नंबर और वही 3 घंटे का। ठीक है, आपको हम जीएस 4 पेपर पे थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। ये आपके इसमें आएंगे 12 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 12 क्वेश्चन आने हैं जीएस 4 के पेपर में। और वही 250 नंबर का होना है, वही 250 नंबर का होना है और वही 3 घंटे का समय। बट क्वेश्चन की संख्या कम है, क्वेश्चन की संख्या कम है, यानी कि मार्किंग बढ़ेगी। अब मार्क्स बढ़ेंगे तो आपको उसमें तो कुछ ना कुछ स्किल्स चेंज करनी पड़ेगी। अपनी स्किल्स चेंज करने के बाद में स्किल्स चेंज कर दी। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए सबसे बड़ी परेशानी आती है, सर हम आंसर लिखेंगे कैसे इतनी बड़े बड़े। तो बेटा उसके लिए तो आपको एक ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग। खासकर पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ो। जो अभी स्टूडेंट्स
2027 में 28 देना चाहते हैं, सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करो ताकि आपको कुछ समझ में, ताकि आप डायरेक्ट समझ किसी भी कोचिंग संस्था से या लेंगे क्लास लेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में तो आनी चाहिए ना। वो आएगी कब, जब आपका बेसिक क्लियर होगा। बेसिक क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको 6th से और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा जीएस का एंस का। अब आते हैं हमारे जो आपका पैटर्न है, अंतिम पैटर्न है आपका, जो हर किसी का सपना होता है इस पैटर्न तक पहुंचने का। यहाँ पे इंटरव्यू पहुंचना है। अब इंटरव्यू भाई होगा कब, जब आप मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाओगे। मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने के लिए अब आपने मेंस पास कर लिया, मेंस भी मान लो आपने 1000 ने 2000, अब 14,000 15,000 सेलेक्ट होंगे फ्री में। तो मान लो कि भाई इंटरव्यू में कितने आने हैं उनमें से, तो वो सबका एक इंटरव्यू करवाया जाना। इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के अंदर बोर्ड मेंबर्स आपसे आपके स्किल्स के बारे में जानेंगे। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि यार हमारे तो जनरल नॉलेज के बारे में जानेंगे। जनरल नॉलेज नहीं जानता है इंटरव्यू आपका, जनरल नॉलेज आपकी स्किल्स को जानता है। आपको उसको इतनी आपकी जांच करनी थी आपकी जनरल स्टडीज़ की, वो सारी आपके मेंस के पेपर में फ्री में 2 पेपर में कर चुका है स्टूडेंट्स। तो वो आप यहाँ पे सिर्फ स्किल्स के बारे में जानता है। पर्सनैलिटी टेस्ट है एक, इंटरव्यू को बोलते हैं, दूसरा नाम इसका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो आप स्किल्स के बारे में जानता है सिर्फ, इसमें कोई इतना नहीं है। और ये आपका 275 कितने नंबर का होता है? 275 नंबर का होगा ये आपका। कितने नंबर का होगा? 250 नंबर का। ये आपके स्किल्स के बारे में जानता है। स्किल्स के बारे में जानेंगे आपकी, मतलब आप किसी केस को, आप मान लो एक जिला अधिकारी बन रहे हो भाई, आप एक डीएम साहब बन रहे हो, उसके लिए उसकी स्किल्स भी तो होनी चाहिए ना उस व्यक्ति में। वही वो पात्रता है या नहीं, वो जांच की जाती है इंटरव्यू में। तो आपको उस पात्रता में बढ़ने के लिए, पात्रता पाने के लिए ये स्किल टेस्ट आपके लिए रखा जाता है या नहीं रखा जाता है। शकल, सूरत, रंग, रूप, कद, काठी, किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ उसकी स्किल्स के बारे में, ये दिमाग अगर है वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट जांच करेंगे। आपका ज्ञान जो कि कुछ जांच नहीं करेंगे, वो आपका पहले कर चुका है, उसमें बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से होता है इंटरव्यू। अगर एक व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे, अपने स्किल्स पे ध्यान दे, आपको किसी भी, वो सिर्फ जांच करते कि आपको कोई भी कंडीशन में आप किस तरीके से हाव भाव है आपके। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई इंटरव्यू में जाते हैं और डर जाते हैं, मतलब क्या करते हैं, डर जाते हैं। डरना नहीं है, डरना नहीं है, आपको उसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ आपके ये इंटरव्यू होने के बाद, इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही लेता है। इसके होने के बाद में अब आपकी होगी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार, यानी कि आपका जो मेंस का पेपर हुआ, क्या हुआ, मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें हुआ 17,250 मार्क्स आपको उसमें गए। उसमें से आप कितने लेकर आए वो आप पे जोड़ेंगे और फिर होगा आपका इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। भाई आपका मैथ्स में स्कोर क्या है? 275 मार्क्स का होगा। आपको कम से कम 5 नंबर लाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा भाई कितने नंबर आए। ये होने के बाद में ये जुड़ता है टोटल आपका 2075 नंबर। अब इसमें से आप कितने नंबर लेकर आते हो वो आपकी फाइनल रैंकिंग तैयार करेगा। फाइनल रैंकिंग तैयार करेगा कि आप इस एग्जाम में कितने नंबर लेकर आए। ठीक है, बिल्कुल
समझने की जरूरत नहीं है। तीनों स्टेज थे, प्री, मेंस और इंटरव्यू। हमने प्री के बारे में जाना, मेंस के बारे में जाना और इंटरव्यू के बारे में जाना। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी टिप्स दे देता हूँ कि एक एग्जाम को इसको पास करने के लिए आपको क्या क्या करना जरूरी है। सबसे पहले एक स्टूडेंट्स, एक गलती हुई यहाँ पे, हमारे टोटल जो मार्क्स जुड़े हैं वो है 225 नंबर आपके होंगे। टोटल 2025 आपके टोटल मार्क्स होंगे, उसमें से आपकी रैंकिंग तैयार होगी। अब आपके लिए एक टिप्स है, सबसे पहले सिलेबस को धीरे धीरे टाइम दो। देखो यूपीएससी आपसे टाइम मांगता है, फ्रेंड आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, अपने एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, तब जाके इसको निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो, यही टाइम है आपको तैयारी करने का। अगर आज आप तैयारी करोगे तो तब जाके रिजल्ट मिलेगा। या तो अब मौज मस्ती कर लो, बाद में तैयारी करना, या फिर आप तैयारी कर लो और बाद में, नहीं तो आगे चल के कुछ हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। क्योंकि आप देख रहे हो प्रेजेंट टाइम कैसा चल रहा है, लोगों को सच्चाई कहना भी एक बुराई लग रही है। सच्चाई कहना बुराई लग रही है, युवाओं के लिए एक सीख है। आगे आप समझो इस चीज को, पढ़ो। सबसे पहले सिलेबस पे ध्यान देना है। हाँ, एक चीज जो आपको डेली करनी है उस पर ध्यान जरूर देना, करंट अफेयर को जरूर कंसिस्टेंसी रखना है। इसमें एग्जाम से तकरीबन 16 मंथ पहले का पूछता है करंट अफेयर में से, कहीं भी उठा के पूछ लेता, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए करंट अफेयर जब से, अगर आज तैयारी करने बैठ रहे हो तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई फ्रेंड्स। वरना प्रीलिम्स के लिए अपने क्वेश्चंस को उठाओ, पुराने टाइम पीवाईक्यूज को देखो, पहले के जो पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, आंसर्स है, उनको देखो, उनको पढ़ो, उनमें से देखो कि हाँ क्वेश्चन आते किस प्रकार से, भाई पेपर बनता किस प्रकार से है, ठीक है। और आपको फिर मेंस की तैयारी किस प्रकार करनी है, प्री में आपने पीवाईक्यूज पे ध्यान दो, और उसके बाद आपको मेंस किस प्रकार करना है। मेंस में आपको ध्यान देना है आंसर राइटिंग, क्या करना है, आंसर राइटिंग। इस स्किल को ज़्यादा अच्छे से समझना है, क्योंकि आपको मान लो 250 अंक लिखने हैं, किसी 250 शब्द लिखने हैं किसी आंसर में, तो आपको 250 शब्द ही लिखने पड़ेंगे। इसमें नहीं चलता है कि हाँ मेरे तो आ रहा है, मैंने तो क्वेश्चन पढ़े, मैं तो इसको अच्छे से जानता हूँ, मैं तो लिखूंगा इसमें 400 शब्द लिखोगे, क्वेश्चन को काट दिया जाएगा, क्वेश्चन को क्या रह जाएगा, काट दिया जाएगा। इसमें सिर्फ कितना चलता है, 10% ओवर या कम या ज़्यादा चलता है। तो या तो आप 225 या 275, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। अगर किसी ने अगर उसने काउंट कर लिया आपका और आपने लिख दिए तो बेटा मारे जाओ। इसलिए ठीक से उसका आंसर लिखना है। इसलिए फिर बात आती है इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू के लिए आज से ही खुद को स्टार्ट करो, इंटरव्यू के लिए आज से ही खुद को स्टार्ट करो। जिस दिन तैयारी करने बैठो उस दिन ही बैठो और अपने पे ध्यान दो कि हाँ किस प्रकार मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो इंटरव्यू के लिए आपको करना क्या है, बेसिक्स नॉलेज देता हूँ, आपको तरीका बताता हूँ। जैसे कि आपके घर में शीशा है, शीशे के सामने आपको बैठना है। पहले तो खुद को बोलने के लिए तैयार करना है, हाँ मैं बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा, क्या बोल पा रहा हूँ। एक टॉपिक को याद करो, उसको बोलो, उसमें देख के देखो खुद को कि क्या बोल रहे हो। उसके बाद में धीरे धीरे आपके पास मोबाइल आजकल सबके पास में है, सब रख रहे हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल में अपने वीडियो स्टार्ट करनी है। 5 मिनट का एक वीडियो तैयार करना है खुद का, उसमें आपको कोई भी जो टॉपिक है वो करना है और उसे याद करके उसे बोलना है। क्या आप उस तरीके से बोल पा रहे हो, है तैयारी, उस हिसाब से अपने पैटर्न पे जाना। यह है हमारी यूपीएससी के पैटर्न के बारे में। आज का हमारा जो क्लास रहा है यूपीएससी के पैटर्न के बारे में रहा है। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस वीडियो को, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसके लिए ध्यान दे सके, उन्हें ये एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में समझ में आ सके। क्योंकि स्टूडेंट्स गलत दिशा में जाते हैं, डायरेक्ट सिलेबस पे ध्यान देते, तो नहीं, पहले पैटर्न को समझो, पैटर्न कहना क्या चाहता है उस हिसाब से तैयारी करो, सिलेबस उस हिसाब से पढ़ो, इधर उधर का ज़्यादा कुछ मत पढ़ो, ठीक है। और हम आगे भी अभी इसी तरह आज हमने पैटर्न पे ध्यान दिया, अगले में हम
सिलेबस पे ध्यान देंगे। इसी दिन एक और आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं पैटर्न के बारे में नहीं जानना है, सिलेबस के बारे में हम बुक्स के बारे में जानेंगे, हमें पढ़ना क्या है, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, उस बारे में जानेंगे। ठीक है गाइस, और इसी तरीके से आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में समझ में आ सके। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी क्लास आज पसंद आई होगी। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम। तो गाइस, जाने से पहले एक छोटी सी बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा। मैंने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की आपसे बात की थी, तो इसी के ऊपर एक मुझे बात याद आ गई जो कि मैं मेरे स्टडी टेबल पे लगाता था और अब भी लगाता हूँ। तो मैंने जो मेरे लिए सबसे, मैं खुद की बात कहता हूँ, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो हो रहा है उसमें खुशी मनाओ, जो गया उसके लिए दुख ना मनाओ। समझ में आई बात? यानी कि जो है उसके लिए खुश रखो कि हाँ मेरे पास है तो सही, वो जो गया तो हमारे को दिखा ही नहीं। समझ में आई बात? तो इसके लिए ध्यान रखना, जो है उसके लिए खुशी मनाओ, जो नहीं है उसके लिए दुख मत मनाओ, जितना है उतना रखो। एंड थैंक यू एंड वेल डन। आपकी तैयारियों के लिए आप स्टार्ट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। यूपीएससी में मेरा कोई सपोर्ट आपको चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलना